बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस मालूमाती सीरीज की वीडियो में इस्लामी तासुफ और तारीख शख्सियात नसीरुद्दीन होका की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, नसीरुद्दीन होका, जिसे नसीरुद्दीन होका, मुल्ला नसीरुद्दीन या महज नसीरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी दुनिया के लोक दास्तानों में एक मुमताज शख्सियत है जो अपनी मज़ाहिया कहानियों और तंजिया कहानियों के लिए मशहूर है, जो मज़ाक के जरिए गहरी हिकमत के इज़हार करते हैं। इनकी कहानियां सदियों से गुजरी हुई हैं, जो बहुत से माशरों की सकाफती वर्षे के लिए नाज़्म मलज़ूम है। नसीरुद्दीन होका की जिंदगी की सही तफसीलात बशमूल इनकी तारीख और जाय पैदाइश उलमा और मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान बहस का मौजू है, जो इसकी महराज का दावा करते हैं। मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक वो 1208 में स्विंसर के करीब होरोतो गांव में पैदा हुए थे, जो मौजूदा तुर्की की एस्की एयर सूबे में है। तारीख और सखावत से माला माल यह खित्ता अक्सर इसकी जाय पैदाइश के तौर पर हवाला दिया जाता है, हालांकि कुछ अकाउंट्स मुतबादल माखज़ का हवाला देते हैं, जो सखावतों में इसकी वसी तर असर और रसूख की अक्कासी करते हैं। तो दोस्तों, ख्याल किया जाता है कि नसीरुद्दीन होका सूबा कुनिया के एक कस्बे आखिर में आबाद हुए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजारा। एक मुकामी इमाम, उस्ताद और जज के तौर पर इनके किरदार ने इसे कम्युनिटी के साथ गहराई से मुंसलिक होने का इजाजत दी और इन कहानियों के लिए जरखेज जमीन फराहम की, जो बाद में इनकी महरास की वजाहत करेगी। ये कहानियां अक्सर इसे एक होशियार और मज़ाहिया किरदार के तौर पर पेश करती हैं, इखलाकियात, आम फहम और इंसानी फजलत के सबक सिखाने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करती हैं। नसीरुद्दीन होका की मौत की तारीख इनकी पैदाइश की तरह गैर यकीनी है। मुख्तलिफ अकाउंट्स के मुताबिक इसे 1275 या 1285 ईस्वी में बताया गया है। आखिर के कस्बे को इनकी मौत की जगह के तौर पर बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है और यहीं इनका मकबरा सकाफती अहमियत का मरकज बन गया है। आखिर में नसीरुद्दीन होका का मकबरा न सिर्फ एक तदफीन की जगह है, बल्कि इनकी पैदार महराज की अलामत भी है। मकबरे को दीवारों के बगैर एक बंद कमरे से महफूज किया गया। एक तामीराती इंतखाब जो इनकी कहानियों में अक्सर पाए जाने वाले मज़े का खैर और तजादात की अक्कासी करता है। ये मुनफरद डिज़ाइन गौर व फिक्र और तफरीह की दावत देता है, जैसा कि इनसे मनसूब कहानियां भी हैं। हर साल 5 से 10 जुलाई तक बैनुल अक़वामी नसीरुद्दीन होका फेस्टिवल इनकी याद करने और कहानी सुनाने के भरपूर रवायत को मनाने के लिए आखिर में मुनक़्क़िद किया जाता है। ये मेला पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, जो मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में शामिल होने के लिए आते हैं, जिनमें परफॉर्मेंस, नुमाइशें और नसीरुद्दीन होका की कहानियों और मुआसर मुआशरे से इनकी मुताबिकत पर मबनी मुबाहिस शामिल है। नसीरुद्दीन होका की कहानियों की सबसे कदीम तालीफ 1480 में लिखी गई तुर्क लोग कहानियों और अफसानों को मजबूआ के साल्ट के नामा में नजर आती है। ये काम तुर्क सखावत में जबानी कहानी सुनाने के तौर तवील रवायत को उजागर करती है और इस रवायत में मरकजी शख्सियत के तौर पर नसीरुद्दीन होका के किरदार को नुमाया करता है। इसके बाद से इनकी कहानियां का मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। यह हर सखावत इन मुकामी रस्म रवाज और इक़्तिदार की अक्कासी के लिए ढालती है, जबकि हिकमत और मज़ाह के आफाकी मज़ूआत को महफूज रखती है। तो दोस्तों, नसीरुद्दीन होका का किरदार इलाकाई हदूद से मावरा है। मुख्तलिफ सकावतों से इसे मुख्तलिफ नामों से अपने लोक दास्तानों में अपनाया गया है। अरबी बोलने वाले इलाकों में इसे जोहा के नाम से जाना जाता है। फारसी सकावत में वो मुल्ला नसीरुद्दीन है और वस्ती एशिया में इसे अक्सर अफिंदी कहा जाता है। ये वसी पैमाने पर पहचान इसकी कहानियों के आलमगीर अपील को वाज़ह करती है, जिसमें वो अक्सर लालची, मुतकब्बर या बेवकूफ लोगों को पीछे छोड़ देता है।
اس طرح مزاح کے ذریعے اخلاقی سبق دیتا ہے۔ نصیرالدین ہوجا کی پائیدار میراث کو ان کی کہانی کی لازوال فطرت سے منسوب کیا جاتا ہے، جو آج بھی سامعین کے ساتھ گونجتی رہی ہیں۔ کہانیاں اکثر سماجی اصولوں، سوالوں کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہیں۔ ان کی ثقافتی اہمیت کے اعتراف میں یونیسکو نے 1996-97 کو بین الاقوامی نصیرالدین سال کا اعلان کیا، جس میں دنیا کے غیر محسوس ثقافتی ورثے میں ان کی شراکت کا جشن منایا گیا تھا۔ ایک عالمی تنظیم کی طرف سے یہ پہچان مشترکہ بیانی کے ذریعے ثقافتی تفہیم اور اتحاد کو فروغ دینے میں ان کی کہانیوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو دوستو، نصیرالدین ہوجا کا اثر ادب اور کہانی سنانے سے آگے ہے۔ اس کے کردار کو فن کے مختلف شکلوں میں دکھایا گیا ہے، بشمول تھیٹر، فلم اور بصری فنون، اور اس کی یادگاریں مجسمے بہت سے ممالک میں پائے جاتے ہیں، جو اس کی وسیع اثر و رسوخ کی ثبوت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ فنکارانہ نمائندگی اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی میراث آنے والی نسلوں کی حوصلہ افزائی اور تفریح فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، جب کہ نصیرالدین ہوجا کی زندگی صحیح تفصیلات بشمول ان کی تاریخ اور جائے پیدائش اور موت بحث کے موضوع بنی ہوئی ہے، لیکن ثقافتی ورثے میں ان کے اثرات غیر واضح ہیں۔ اپنی شعر اور مزاحیہ کہانیوں کے ذریعے انہوں نے مختلف ثقافتوں اور عہدوں کے بے شمار افراد کی حکمت اور خوش بخشی ہے۔ آخر میں ان کا مقبرہ ان کی پائیدار میراث کی علامت کے طور پر کھڑا ہوا ہے، اور ان کے اعزاز میں منعقد ہونے والا سالانہ میلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نصیرالدین ہوجا کی روح دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں پروان چڑھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت سلطان سید شاہ متر الدین سہروردی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔